ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमारा एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। हालांकि 8 मैंने होमवर्क दिया था। कोई डाउट है 8 में किसी को? आ गया सभी को 8? वही पैरेलल वाले थे ना। वैसा एक क्वेश्चन अपन ने 7th में भी किया था। 7th में क्या था? परपेंडिकुलर था। हाँ 7th में परपेंडिकुलर था और 8 में क्या बोला गया था? पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है? फाइंड या फिर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होंगी। 4 साइड्स होती है और अपोजिट साइड कैसे होती है? पैरेलल होती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अपोजिट साइड है उनके इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसमें 2 लाइंस होगी, होती है ना। क्वाड्रेटिक है 2 लाइंस है और इसमें भी क्वाड्रेटिक है तो 2 लाइंस है। तो पहले तो वो 2 लाइन पता कर लेते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है उनका इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल का जॉइंट इक्वेशन। हाँ तो ध्यान दो। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -7 आ जाए, तो -6 इंटू -1 होगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों में से कॉमन x, तो x माइनस 6, अगले दोनों में से कॉमन -1, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन, तो रिमेनिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 6 एंड x की दूसरी वैल्यू आएगी 1। तो x इक्वल्स टू 1। तो जो हमें कह रहे थे कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना, क्योंकि इसमें 2 लाइंस है, ठीक है, वो 2 लाइंस कौन सी है? एक है आपके x इक्वल्स टू 6 और एक है आपके x इक्वल्स टू 1। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? ठीक है। अब सेकंड अगली 2 लाइन के बारे में बात करते हैं। तो वो 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन ये आपको दिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। 40 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -14 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा? 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू -4, -10 इंटू -4 40 होगा और -10 और -4 के एडिशन -14 हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन y, तो रिमेनिंग y माइनस 10, अगले दोनों में से कॉमन -4, रिमेनिंग y माइनस 10 इक्वल टू 0। y माइनस 10 कॉमन, remaining y minus 4 equal to 0. So y minus 10 equal to 0 and y minus 4 equal to 0. So y equals to 10 and y equals to 4. तो यहाँ से आपको फिर से 2 लाइन आ गई, एक आ गई है y equals to 10 और एक आ गई आपकी y equals to 4 की। समझा? तो पैरेललोग्राम में जो 4 लाइंस है, पैरेललोग्राम 4 साइड से बनाया जाता है ना, उन 4 साइड्स में से 2 साइड ये है आपकी और 2 साइड ये दी हुई है। समझ में आ रही है बात? तो चलो इनको ड्रॉ करते हैं ना, इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक लाइन तो बनाते आती होगी। जैसे कि x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 की लाइन यहाँ कहे तो भी 6 होगा, तो x इक्वल्स टू 6 की ये लाइन बन गई। देन x इक्वल्स टू 1, यहाँ कहे तो भी आपका 1 होगा, तो ये आपके x इक्वल्स टू 1 की लाइन बन गई। समझा? देन y इक्वल्स टू 4 की लाइन, यहाँ कहे तो भी 4 होगा, y की वैल्यू 4 होगी तो ये बन जाएगी आपकी y इक्वल्स टू 4 की लाइन। और लेट से यहाँ कहीं 10 होगा तो ये होगी आपकी y इक्वल्स टू 10 की लाइन, y इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 10, इन चारों ने मिलके जो पैरेललोग्राम तैयार किया है वो कुछ ये है। ये चारों लाइन आनी चाहिए ना, तो ये जो ज्योमेट्री तैयार होगी इसी ज्योमेट्री को अपन पैरेललोग्राम बोलेंगे। अच्छा, अब परेशानी यह है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर पैरेललोग्राम का मतलब तो अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो है ना, यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल तो है। फिर वो सोचते हैं सर अपोजिट साइड पैरेलल तो है
तो फिर इसको अपन रेक्टेंगल क्यों नहीं बोलते, या सवाल में सीधा वर्ड रेक्टेंगल क्यों नहीं यूज किया था, पैरेललोग्राम क्यों यूज किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, इस वजह से। तो दिख रहा है, तो अपन इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी डी, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर अपन ने यही क्यों लिया, बाकी का क्यों नहीं लिया, यहाँ पे भी तो ये बन के भी कुछ दिख रहा है ना, तो आप बताओ ना मुझे, इसमें क्या ये 4 लाइन ये है क्या, इन चारों लाइन से मिला हुआ होना चाहिए ना पैरेललोग्राम। कौन सी लाइन, x = 6, x = 1, y = 10, y = 4, इन चारों से बना हुआ होना चाहिए, ये चारों लाइन से। तो यहाँ पे चारों लाइन यहीं पे दिख रहा है, देखो y = 4, y = 10, x = 1, x = 6, दिखाई दिया, समझा। अब सवाल क्या था, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। आपको क्या पूछा गया, डायगोनल के जॉइंट इक्वेशन। तो डायगोनल कौन सी है, एक है AC और एक है BD, ये 2 डायगोनल है। तो आपको सबसे पहले सेपरेट, इन दोनों के डायगोनल के सेपरेट इक्वेशन पता करना होगा। सेपरेट इक्वेशन पता करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जॉइंट इक्वेशन पता करते हैं, समझा क्या। अब सेपरेट इक्वेशन कैसे पता करें, तो मेरे ख्याल से आप A के कोऑर्डिनेट तो बता सकते हो, हाँ यहाँ पे x की वैल्यू 1 है ना, और y की वैल्यू कितनी है 4, और C के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 10। तो A के कोऑर्डिनेट पता चल गए आपको, C के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए। तो स्लोप ऑफ AC 10 - 4 6 और 6 - 1 5, तो ये AC का स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन याद होता है क्या, y - y1 अपन 4 ले लेते हैं, स्लोप 6/5, x - x1 1, इसको इधर शिफ्ट करें तो 5y - 20, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x - 6, तो 6x - 5y - 20 उधर जाएगा तो +20, -6 + 20 + 14 = 0। ये किसका इक्वेशन मिला हमें, AC का। अब उसी तरीके से अपन BD का भी इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए पहले BD का स्लोप पता करते हैं। तो स्लोप y2 - y1, अच्छा उसके लिए B के कोऑर्डिनेट 6, 4, D के कोऑर्डिनेट 1, 10, इसे x1 y1, इसे x2 y2, तो y2 - y1, तो यह ऊपर में आएगा 6, 1 - 6 - 5, तो इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 4, स्लोप कितना है 6/-5, x - x1 कितना है 1, नहीं सॉरी 1 नहीं है 6, ये है ना आपका x1 y1, समझा। -5 को शिफ्ट करते तो -5 मल्टीप्लाइड होगा तो -5y + 20, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x - 36, 6x को रहने देते हैं, -5 उधर गया तो +5y, 20 उस साइड गया तो -20, तो ये बन गया आपका -56 = 0। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, जो डायगोनल है आपके, दोनों डायगोनल के सेपरेट इक्वेशन पता कर लिए। सेपरेट इक्वेशन पता चल गया तो कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, एंड सेकेंड आपको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, ठीक है। हम लोगों को फाइंड आउट करना था जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। सो कंबाइंड इक्वेशन, अच्छा कंबाइंड इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन एक ही बात होती है, ठीक है ना। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले डायगोनल AC का इक्वेशन लिख लेते हैं, 6x - 5y + 14 इंटू, फिर सेकेंड BD 6x + 5y - 56 = 0। अब आपको बस मल्टीप्लाई करते आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन आता है 12 के बच्चों को, ठीक है ना। हाँ 6x मल्टीप्लाई करोगे तो 6x × 6x 36x², 6x × 5y 30xy, 6x × -56x 6x मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -56 के साथ, तो 6 × 6 = 36, रिमेनिंग 3, 6 × 5 = 30 एंड रिमेनिंग 336x, -5y मल्टीप्लाई करते हो, -5y × 6x -30xy, -5y + 5y
माइनस 25y² माइनस 5y इंटू माइनस 56, तो प्लस आएगा ये 5 6 30 रिमेनिंग 3 5 5 25 एंड रिमेनिंग 3 28 y आ जाएगा। अब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 6 x बराबर है क्या। देन उसके बाद माइनस 5y से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5y इंटू 6x माइनस 5y इंटू 6x माइनस 30xy माइनस 5y इंटू प्लस 5y माइनस 25y² माइनस 5y इंटू प्लस 56, तो माइनस माइनस प्लस 5 6 30 रिमेनिंग 3 5 5 25 और रिमेनिंग 3 280 आ जाएगा। अब 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 6 84x 14 5y ये हो जाएगा 70y और 14 इंटू माइनस 56 प्लस 14 इंटू माइनस 56 माइनस कितना आ रहा है माइनस 784 इक्वल टू 0। सो 36x² ये प्लस 30xy माइनस 30xy कैंसल, फिर ये माइनस 25y²। x की और कोई टर्म है क्या? 280y कहाँ पे? ओके, सो यहाँ 280y है माइनस 336x प्लस 84y ये कितना आएगा माइनस आपका 252x। देन इसके बाद 280y प्लस 70y 350y आ जाएगा और ये माइनस 784 इक्वल टू 0। ये आंसर है, चेक करो ना, ठीक है। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो समझा इस सवाल में क्या करना था? इस सवाल में हमें दिया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड और वो भी कंबाइंड फॉर्म में देखे थे, तो हमने क्या किया, पहले उनका सेपरेट इक्वेशन निकाला, सेपरेट इक्वेशन निकाल के एक डायग्राम बनाई। डायग्राम से पता चला कि कुछ इस तरीके की डायग्राम बनने वाली है। उस डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता करने के बाद AC का इक्वेशन पता किया और BD का इक्वेशन पता किया। AC और BD का इक्वेशन पता होने के बाद उन दोनों का कंबाइन इक्वेशन किया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल OAB is formed by the lines x² minus 4xy plus y² equals to 0 and the lines 2x plus 3y minus 1 equals to 0। लोग कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है और वो ट्रायंगल इसमें दो लाइंस है। अब तो सबको पता चली गया होगा कि होमोजेनियस है, ओरिजिन से पास हो रही है, दो लाइंस है, ये दो लाइंस और ये एक लाइन, ऐसे तीनों लाइन मिलके एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं विच इज कॉल्ड OAB, ट्रायंगल OAB। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो पहले तो एक रफ डायग्राम बनाने की सोचते हैं हम लोग कि हमें पता है कि इसके अंदर दो लाइंस है, दोनों लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो दो लाइन अपन बना लेते हैं, एक लाइन है लाइन L1 और सेकेंड लाइन है लाइन L2 और ये एक तीसरी लाइन है, इसको नाम दे दिया अपन ने लाइन L। इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार किया जिसको बोला गया ट्रायंगल OAB, ठीक है। इस तरीके की एक रफ डायग्राम बन जाएगी। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। देखो मीडियन का इक्वेशन बताना है, मतलब एक लाइन का इक्वेशन बताना है और वो मीडियन कहाँ से बनाई गई है, ओरिजिन से। तो मान लेते OM क्या है, मीडियन है। वैसे देखा जाए तो सवाल काफी सिंपल है। आपको किसका इक्वेशन बताना है, OM का इक्वेशन बेसिकली एक लाइन है। किसी भी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए आपको पॉइंट और स्लोप चाहिए। खैर पॉइंट तो पता है 0,0, अगर स्लोप पता कर लेते तो काम बन जाएगा, पर स्लोप निकालना इतना आसान नहीं है यहाँ पे, हालांकि स्लोप निकलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो एक तरीका और भी है कि अगर मुझे 2 पॉइंट पता चल गए तो मुझे ओरिजिन का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया और M के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, M के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, A और B का। अच्छा, इसका मतलब M के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए A और B के कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे।
m के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको a और b के कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, समझा क्या। अब बात करते हैं कि फिर a के कोऑर्डिनेट कैसे पता करें। तो a पॉइंट तैयार कैसे हुआ है, लाइन L और लाइन L1 के आपस में इंटरसेक्ट होने से। तो अगर हम लोग लाइन L1 और लाइन L का इक्वेशन पता करते हैं तब अपना पॉइंट काम बन जाएगा। खैर अपने लिए लाइन L का इक्वेशन तो देखे हैं, बात करते लाइन L1 की। लाइन L1 का इक्वेशन नहीं है, मतलब अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन L1 का इक्वेशन। समझ में आया क्या। तो कहानी कहाँ से शुरू और कहाँ पे जाके खत्म होने वाली है। मतलब आपको क्या बोला गया, OM का इक्वेशन निकालो। सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है कि OM का इक्वेशन ही निकालना है, तो OM के कोऑर्डिनेट O और M के कोऑर्डिनेट पता कर लेते, उसमें भी O के कोऑर्डिनेट पता ही है ओरिजिन है करके, M के कोऑर्डिनेट पता करते। अब होता क्या है ना, जो जो हमें चाहिए वो कहाँ से मिलेगा उसका वजह से स्टोरी डेवलप होते जाती है। जैसे M पता करना है तो M क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो उसके लिए A और B के कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। अब फिर A के कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, तो A कैसे तैयार हुआ, L और L1 के इंटरसेक्ट करने से तैयार हुआ। फिर L और L1 का इक्वेशन पता करना पड़ेगा। L का इक्वेशन है, L1 का इक्वेशन नहीं है, तो L1 का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझा क्या। तो उन्होंने सवाल तो बहुत सिंपल से इसमें खत्म कर दिया है, बट सॉल्व करने के लिए हालत खराब होगी। तो इसमें भी दो अप्रोच है। एक अप्रोच जो सुनने में तो काफी सिंपल है, जो अभी मैंने आपको बता दिया, बट कैलकुलेशन वाइज काफी लेंदी है। दूसरा एक अप्रोच है जो कैलकुलेशन वाइज तो काफी सिंपल है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा, मतलब वो ऐसा लगेगा कि हुआ क्या यहाँ पे। तो अभी जो अप्रोच बताया मैंने वो एक पहला वाला अप्रोच है, जो सुनने में भी ईजी लगा बट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा एक अप्रोच है जो कैलकुलेशन वाइज काफी सिंपल है बट शायद आपको समझ में ना आए। तो आप बताओ कौन सा अप्रोच यूज करना है। मैं तुमको दो अप्रोच बताया, एक जो अभी अपन ने पूरी कहानी बोली वो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े से लंबे रहेंगे। दूसरा जो अभी तक कुछ बताया नहीं मैंने, बट इतनी हिंट दे सकता हूँ कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। कितने लोगों को लग रहा है फर्स्ट? मेजॉरिटी की बात करते हैं। फर्स्ट 1 2 और सेकंड। अच्छा, मतलब हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए तैयार है लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं चलो ठीक है, मैं दोनों अप्रोच करवा दूंगा, आपको जो बेटर लगे वो। तो पहले अपन पहला वाला अप्रोच करते हैं जो अभी अपन ने पूरी कहानी बोली थी वो। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत गिरेगी, L1 और L2 की जरूरत गिरेगी। अब L1 और L2 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, कंबाइन इक्वेशन दिया है तो सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेपरेट इक्वेशन by याद है क्या, by प्लस इन ब्रैकेट h प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। b कितना है, अरे अब तो b1 है, b ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं तो b कितना है 1, तो 1 यानी कि y हो जाएगा, प्लस h कितना है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस a इंटू बी 1 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो y प्लस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी होने का रीजन बस ये रूट 3 है कि जहाँ पे ये रूट वगैरह आ जाता है ना कैलकुलेशन करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें से दो रिजल्ट आपको मिलेंगे, एक मिलेगा y प्लस इन ब्रैकेट 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये एक मिलेगा। और सेकेंड आपको मिल जाएगा y प्लस माइनस 2 माइनस रूट 3x इक्वल टू 0। ठीक है, सो हमें दो सेपरेट इक्वेशन तो मिल गए, एक और ये सेकेंड। ठीक है, तो इसको मैं लाइन L1 बोल देता हूँ कि ये हमारी लाइन L1 है और इसे हम लोग लाइन L2 बोल लेते हैं। ये लाइन L1 का इक्वेशन है और ये लाइन L2 का इक्वेशन है। तो पहले हम लोग लाइन L और L1 को आपस में सॉल्व करेंगे। लाइन L और L1 को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, A के कोऑर्डिनेट। अब देखो L1 का इक्वेशन क्या है, y प्लस माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स, ये L1 का इक्वेशन है। और L का इक्वेशन क्या है आपका, अगर मैं इसको पहले y लिखूँ तो 3y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो हमारा अप्रोच क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को हटाना पड़ेगा। और आपके हिसाब से हटाना किसको आसान है, y को हटाना आसान है, लेकिन उसके कोएफिशिएंट सेम बनाने होंगे। तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो -6 + 3√3 इंटू x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया ना, 3y और -3y कैंसल, 2x में से माइनस होगा कौन, ये -6 + 3√3x और ये आपका -1 इक्वल टू 0। तो देखने पे तुमको लग रहा होगा कि x इतना इजी तो नहीं आने वाला है। अच्छा, ये तो x मिलेगा, मतलब a का x कोऑर्डिनेट और फिर वहाँ से y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये होगा पहली स्टेप। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको लाइन L2 और लाइन L को सॉल्व करना होगा, तो मेहनत बहुत ज़्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2x, ये 2x, ये -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6x आएगा क्या। अब कैलकुलेशन आपके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगा आपको, -x इंटू माइनस, और ये प्लस माइनस आएगा ना, -3√3x -1 इक्वल्स टू 0, ये 2x + 6x 8x -3√3x -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन, ये -1 को इधर लेके जाते हैं और x कॉमन, तो x कॉमन तो कितना आया, 8 - 3√3 इक्वल टू 1, -1 उधर गया। और अब इसको भी शिफ्ट करते हो तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/8 - 3√3, ये आपको क्या मिला, x कोऑर्डिनेट किसका, पॉइंट A का, अभी y कोऑर्डिनेट बाकी है। तो x मिलने पे अपन क्या कर लेते हैं, कहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेते हैं या फिर यहाँ रख लो, ठीक है ना, इसमें ही रखना ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, लेकिन परेशानी तो होगी। इसको और थोड़ा सिंपल बना सकते हैं क्या, देखो, कुछ समझा, कुछ समझ में आ रहा है क्या। अभी हालत यही पे खराब, ये x कोऑर्डिनेट, अभी तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप चाहो तो इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो, ठीक है। उसके बाद ये एक फेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर ये b निकालने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, b भी मेहनत करने से निकल जाएगा, ऐसी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या करना होगा, m निकालना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत, देखो इंटीजर वगैरह है ना तो उसके साथ हम लोग डील भी कर लेंगे, 1 2 3 -10 100 ये नंबर अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ होती है, ये जब रूट वगैरह आ जाते हैं ना तो ये सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से कैलकुलेशन, आप अगर यही √3 के जगह पता है 4 वगैरह होता ना तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, और ये √3 वगैरह आने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, समझा। तो आप बोलो आगे और करना है कि सेकेंड अप्रोच पे आओ। मेरे को ऐसा, मैं सिर्फ तुमको एक कहानी सुना रहा था, उस कहानी को कहाँ तक जाने पे तुमको अच्छा लगेगा और बाद में बोर मारेगा या फालतू, ऐसा लगेगा कि फालतू पिक्चर देखने आए, ठीक है। उससे अच्छा कि अभी से दूसरी मूवी चालू कर देते जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये समझा क्या, मतलब मुझे बस ये सॉल्व कराने का रीज़न यही था कि आपको पता तो चले कि यार वाकई में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाले, समझा। हाँ, आपके पास टाइम बहुत है, आप घर पे आराम से बैठ के ट्राई कर सकते हो। सेकेंड अप्रोच देखो, अब सेकेंड अप्रोच के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कैलकुलेशन बहुत कम है, बट आपको ऐसा लगेगा कि क्या हुआ। ओके, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच में हम लोग मान के चलते हैं कि a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से m के कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 + x2 by 2 y1 + y2 by 2, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है, x² - 4xy + y² इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 3y - 1 इक्वल्स टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से होगा क्या, एक्चुअली अपन ये इसमें 2 लाइन है और इसमें 1 लाइन है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करने वाले। तो होगा क्या, इसमें की एक लाइन इसके साथ सॉल्व होगी तो मुझे a के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और इसमें की एक लाइन इसके साथ सॉल्व होगी तो मुझे
बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ें दिखेंगी नहीं यहाँ पे, जैसे अभी अगर मैं वो फर्स्ट अप्रोच को कंटिन्यू करता तो आपको दिखते ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट, यहाँ दिखेंगे नहीं। तो क्या करते हैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से ना 3y की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 2x, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 2x/3। इस y की वैल्यू को इसमें पुटअप करते हैं, तो ये x² - 4x y कितना है 1 - 2x/3 प्लस y² 1 - 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x² -4x, या फिर आप चाहो तो 4x को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x - 8x² अपॉन में कितना आएगा 3। इसको ओपन कर लेते तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x प्लस 4x² अपॉन में कितना आएगा 9 इक्वल टू 0। 9 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 9x², इधर से 9x² मिलेगा। यहाँ पे 9 3 के साथ कैंसिल होगा, 3 रहेगा 4x माइनस 8x²। नहीं, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ब्रैकेट है ना, ठीक है। और इधर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 कैंसिल, तो कितना आएगा 1 माइनस 4x प्लस 4x² इक्वल टू 0। सो 9x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x प्लस 24x² प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x² इक्वल टू 0। 9x² प्लस 4x², सॉरी 9x² प्लस 24x² 33x² प्लस 4x² 37x² माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x और प्लस 1 इक्वल टू 0। समझा क्या? समझा? अच्छा, ये आपको क्वाड्रेटिक मिला। क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं, याद है क्या? इसके भी 2 रूट रहेंगे, एक रहेगा x1 और एक रहेगा x2, जिसको आप 10th में अल्फा और बीटा बोलते थे। अभी अपन क्या बोलेंगे x1 और x2। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा 10 का कुछ तो याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो यहाँ पे x1 पहला रूट देते हैं और x2 दूसरा रूट, तो x1 प्लस x2 माइनस b/a होता था ना, तो b कितना है माइनस 16/a कितना है 37, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना 16/37। मुझे x1 प्लस x2/2 चाहिए, x1 प्लस x2/2, तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8/37, 2 से डिवाइड हुआ। समझा क्या? यानी देखो हमने जो अप्रोच यूज किया उसमें डायरेक्ट m के कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे। समझा? m का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। कौन सा कोऑर्डिनेट? x1 प्लस x2/2। अच्छा, ये m पॉइंट कहाँ है? इस लाइन पे है, तो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो क्यों ना मैं x1 प्लस x2/2 की जो वैल्यू मिली है उसको लाइन के इक्वेशन में पुटअप कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से y मिलेगा। तो समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने बोला था कि पहला अप्रोच समझ में आएगा लेकिन कैलकुलेशन परेशान करेगा, दूसरा अप्रोच समझने में थोड़ी परेशानी होगी बट कैलकुलेशन वाइज तो सिंपल रहेगा। कुछ समझा? फिर से सुनो, कोई आप समझने की कोशिश करो और आपको घर पे जाके खुद से ट्राई भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? हमने किया m का x कोऑर्डिनेट पता कर लिया, m का x कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अब हमें m का कौन सा कोऑर्डिनेट पता करना है? y कोऑर्डिनेट पता करना है। बहुत सिंपल है ना, अगर एक कोऑर्डिनेट पता चल गया और वो लाइन का इक्वेशन आपको पता है तो उसको लाइन में रख दो, तो आपको उसका दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। यही तो करते हैं ना अपन, लाइन वाइन में यही सब करते थे। तो मैं x1 प्लस x2/2 यानी कि 8/37 की वैल्यू कहाँ रखने वाला हूँ? लाइन L के इक्वेशन में। सो लाइन L का इक्वेशन क्या है? देखो 2x कितना है? x मतलब x1 प्लस x2/2 विच इज 8/37 प्लस 3y माइनस 1, या यहाँ पे भी रख सकते हो ना आप, अपने y निकाला था याद है क्या? ये देखो इसमें भी रख दिया तो भी काम हो जाएगा या यहाँ से भी काम हो ही जाएगा। तो -1 इक्वल्स टू 0, ये कितना बना 16/37 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। -1 को उधर लेके जाते हैं, -1 उधर गया +1 और ये इधर गया तो -16/37
37, so 3y is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई 37 माइनस 16 21 बाय 37, 3 जाएगा डिवाइड में तो 7 बाय 37, समझा। ये क्या मिला आपको, y कोऑर्डिनेट किसका, m का, यानी m के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए विच इज 8 बाय 27 एंड 37 और 7 बाय 37। अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता होगा आपको, उसके लिए पहले स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ OM का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, 7 बाय 37 माइनस इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0, तो 7 बाय 37 अपॉन 8 बाय 37 यानी कितना आएगा 7 बाय 8। ये किसका स्लोप पता चल गया अपने को, OM का। फिर इक्वेशन ऑफ OM फॉर्मूला क्या कहता है, y माइनस y1, इसको लिया है ना अपन ने x1 y1 और इसको x2 y2 लिया, तो ये कितना आएगा 0 इज इक्वल्स टू m कितना है 7 बाय 8, x माइनस x1 0 है, तो y माइनस 0 y हो गया, 8 इधर आया तो 8y इज इक्वल्स टू 7x, यानी आपको ये मिलेगा 7x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, या आपका फाइनल आंसर। तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी कम है, बट प्रॉब्लम यह है कि समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप इसको घर पे जाके फिर से एक बार सोचोगे कि हुआ क्या इस पूरे कैलकुलेशन में, तो हमने क्या किया x1 प्लस x2 बाई 2 निकाला। अब ये कहाँ से निकाला, इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन सॉल्व किया। तो ये थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार हम तो इन दोनों लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व कर रहे हैं और हमें ना यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो आप ट्राई करो, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में लगे तो मुझे फिर से पूछ लेना। ओके, लिख लो। ओके सर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को ट्राई करना है। उसमें क्या दिया है आपको, दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है, दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया है और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। समझा क्या? तो वहां आपको दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया है, मतलब दो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही होगी, तो इन दोनों लाइन का कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है। आपको बोला गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप पहले लाइन L1 का इक्वेशन और लाइन L2 का इक्वेशन पता करो, और दोनों लाइन का इक्वेशन पता करने के बाद उनको सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो आप ट्राई करो, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आइडिया तो समझ में आ गया क्या करना है। कंबाइन इक्वेशन दिया है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट आपको सेपरेट इक्वेशन निकालते आना चाहिए। ठीक है ना। होमोजीनियस का सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते थे तुम लोग, फॉर्मूला है डायरेक्ट अपने पास, पता है क्या? ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या? होमोजीनियस का सेपरेट इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, पर ये होमोजीनियस नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो सकती है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में।